मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि हम भ्रष्टाचारों को नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच उन्होंने राष्ट्रवादी का भी नाम लिया और 70,000 करोड़ का घपले की बात कही कि ऐसे लोगों को हम सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। 2 दिन बाद देखा जाता है कि वही भ्रष्टाचारी जिनका नाम लेकर प्रधानमंत्री जी अलग ऐलान कहते हैं, वही लोग उन्हीं लोगों को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और शामिल ही नहीं करना बल्कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद भी दे देते हैं। आपने देखा होगा कि 81 दिन तक नवाब मलिक का ना कोई केस होता है, ना किसी तरह की कोई बेल मिलती है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवादी के बड़े नेता अपने पद को छोड़कर सत्ताधारी पार्टी के साथ हो जाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल जाता है और उनकी सिफारिश से नवाब मलिक को बेल भी मिल जाती है। ये इंसाफ कैसा है, किस तरह की राजनीति है, ये आप देख रहे हैं कि 81 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती जब तक वो उनके पक्ष में नहीं होते हैं। जैसे ही उनके पक्ष में जाते हैं बेल मिल जाती है। जैसे ही उनके पक्ष में जाते हैं ईडी सीबीआई का केस खत्म हो जाता है, मामला रफा दफा हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए और इसको समझने के लिए कि मामला क्या है, कैसे ये हो रहा है, हमारे साथ जैद साहब मौजूद हैं। जैद भाई, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि गोदी मीडिया भी तो नहीं कह पाती, लेकिन आम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। एक तरफ से गंदे लोगों को डाला जाता है और वहाँ से साफ़ होकर निकलते हैं। तो यही मिसाल अगर आपसे हम पूछें कि ये किस तरह का वॉशिंग मशीन है, क्या दुनिया देख नहीं रही है? क्या लोगों के सामने ये जाहिर नहीं हो रहा है कि जो कल तक भ्रष्टाचार थे, आपकी पार्टी में आने के बाद वो साहूकार हो गए हैं? देखिए ऊपर वाले ने जो निज़ाम बना रखा है, 3 दिन में वो बात जो भ्रष्टाचारी होने की बातें कर रहे थे कि 70 लाख करोड़ का घपला है, और 3 दिन बाद पूरी दुनिया ने अपनी नंगी आंखों से देखा कि क्या मामला हुआ है। उसी तरीके से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आप बंगाल लीजिए, उड़ीसा लीजिए, आसाम लीजिए, पूरी एक एक रियासतों का आप चुन लें, वहाँ पे भी इसी तरीके से मामले हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें होती थी, अपोजिशन चिल्लाता था कि भ्रष्टाचारियों को आप जब अपने पक्ष में लेते हैं तो वो एकदम सब पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन ये बातें तो एकदम 3 दिन में लोगों ने सुनी और देखी। तो अच्छा, नवाब मलिक जी का जो मामला है, तकरीबन वो 1.5 साल से जेल में है, ईडी की उसमें है। और ये ठीक है, जो भी फैसला नवाब मलिक ने लिया। आज पृथ्वीराज चौहान कल बोल रहे थे कि ये कोई ना कोई इन लोगों में समझौता हुआ है। नायक इसमें संजय रावत जी ने भी कहा कि कोई ना कोई बात हुई है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान और वो सारे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, यकीनन वो बातें मुमकिन है हुई भी हों और वो उस तरीके से आसार दिखाई भी देते हैं। नहीं, ये इतने दिनों तक नवाब मलिक जी की जो है वो बेल की सुनवाई होती है, रद्द हो जाती थी। आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया, क्या हुआ कि जिसकी वजह से उनको बेल मिल गई? असल में सबसे पहले हाई कोर्ट में उनका बेल के लिए एप्लीकेशन की थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में करी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी, रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में हुई थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। और फिर उसके बाद उनकी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर ने सजेशन दिया तो उनको बेल ग्रांट किया गया है मेडिकल ग्राउंड पे। अगर नवाब मलिक की सिफारिश की गई है तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी की तरफ ही मुड़ेंगे। अगर बीजेपी की तरफ नहीं मुड़ते तो शायद बेल नामुमकिन थी। मुमकिन है, मतलब ये सारी बातें मुमकिन है। 2 साल का 2 महीने का जो मिला है, इनको जमानत मिली हुई है, इनको एक ना एक फ़ैसला तो लेना पड़ेगा। और ये फ़ैसला लेने के बाद देखिए, नवाब मलिक जी का जो ताल्लुक़ है, हमारे जो है ना उनसे 35 साल पुराने रिश्ते हैं। वालिद से, इनके वालिद से हमारे वालिद का एक रिश्ता था। इसी बाज़ार पे, इसी दुकान में वो आते थे, हमारे यहाँ शादी ब्याह के मामलात होते थे। हमारी एक दिली ख्वाहिश थी कि ये बंदा कहीं ना कहीं जो मतलब अपनी ज़बान की वजह से रोज़ बरोज़ फंसता जा रहा है, ये इस मामले से निकले। अच्छा, अगर ये फ़ैसला लेना भी पड़े तो उनकी सेहत को देखते हुए कभी कभी दिल से यह आवाज़ निकलती है कि ठीक है, ले लो। आज उनका डायलिसिस हो रहा है, एक किडनी मुकम्मल ख़राब हो चुकी है और एक 40% मुकम्मल ख़राब हो चुकी है। तो उनको इलाज कराना चाहिए। और इस राजनीति से, जहाँ पर इस तरीके से मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो रेस्ट लेने का टाइम है उनके लिए।
क्या ये जो अटकलें लगाई जा रही है, बार बार मीडिया पे, हर जगह सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि ये बीजेपी पक्ष में जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे, जिसकी वजह से ये हुआ है? मुझे नहीं लगता कि नवाब मलिक साहब बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उसी से बीजेपी विचारधारा से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर शुरू किया था, और जब से लेके आज तक उन्होंने अपनी राजनीति का जो अपोजिशन कहा जाए वो बीजेपी को ही माना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाएंगे। और पवार साहब के एक बहुत भरोसेमंद वो सिपाही हैं जो पार्टी के लिए बहुत उचित काम करते हैं, और उन्होंने अपना सबूत दिया और जेल में जाने का काम किया। की तरफ से इस पर कोई बेल नहीं मिलनी चाहिए थी कि उनको इलाज कराना, उनको इस तरह से किडनी डैमेज हो गई, उस पर कोई बात नहीं होती, उस पर कोई बेल नहीं दी जाती, लेकिन सिफारिश होती तो सारे मामले हटाकर सीधा बेल दी जाती है। देखिए, ये बहुत बेरहम सरकार है, पूरे हिंदुस्तान की एक नज़ीर है। आप बात दूसरी तरफ जा रही है, मणिपुर, नू और वो सारी तरफ सैकड़ों लोग जला दिए गए, उनके मकानात को तोड़ दिए। तो इनको रहम नहीं है। इनके मुद्दे पे आप सुलह करोगे तो आपको रियायत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, और ये उसी पे कायम है। और नवाब मलिक ने अगर कुछ किया भी है, बातचीत हुई भी है, तो बेहतर है, ठीक है। भाई के साथ खड़े रहते रहते अब उनकी हालात ऐसे हो गई कि वो अब जेल में नहीं रहना चाहते। परिवार को भी देखा जाए कि परिवार के हालात जिस तरह हैं, क्योंकि एक परिवार होता है और एक हम होते हैं कि जिस देश के लिए हमने इतना संघर्ष किया, आज वो देश हमारी सच्चाई पर नहीं है। लेकिन जब अगर वो उनको ऐसा मौका मिलता है कि हाँ, अगर हम बीजेपी की तरफ चले जाते तो शायद हमको वॉशिंग मशीन में क्लियर चिट मिल जाए, तो हो सकता है ये भी है कि आगे इलाज भी उनको कराना हो, जिसकी वजह से एक सोच बनी हो, एक सहमति बनी हो, जिसकी वजह से आज उनको बेल मिली हो। देखिए, आप देश के कानून को आप जानते हैं, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। मेडिकल ग्राउंड पे आज बेल दी गई है 2 महीने की। हो सकता है अगर उनकी, हम चाहते दुआ है, तबीयत उनकी सही हो जाए, अगर नहीं हुई तो वो आगे भी दी जाएगी। और आप वॉशिंग मशीन की बात बिल्कुल आपकी सही है कि जैसे कि अनिल देशमुख साहब है, वो भी जेल में रह के आए, उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। संजय राउत साहब ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। जो डर जाते हैं, जो संघर्ष नहीं करते, वो लोग बीजेपी ज्वाइन जरूर कर लेते हैं। लेकिन नवाब मलिक का कुछ मामला ही अलग है। उनको तो जानबूझ के सरकार जैसी सरकार बदलती है, उनको जानबूझ के रोका जाता है, उनकी बेल को रोक दिया जाता है। इस पर काफ़ी बातें हैं, वो अगर मैं चर्चा करने बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोग जो अटकलें लगा रहे हैं, जो चीज़ दिखाई दे रही है, उसी पर मेरा सवाल है कि अगर नवाब मलिक जो है वो सिंधे गुट की तरफ चले जाते हैं, अगर वो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, तो क्या तस्वीर होगी राष्ट्रवादी कांग्रेस की? मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। 1 साल 5 महीना उन्होंने संघर्ष किया है, और वो ज़िंदगी भर संघर्ष कर सकते। इतना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि वो एक योद्धा है, और वो झुकेंगे नहीं। और वो नहीं झुकने की वजह से तो वो जेल में गए। आप देख सकते हैं, समीर वानखेड़े के खिलाफ उन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया। उसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई कोर्ट ने भी उन पर एफआईआर रजिस्टर किया। तो वो जब भी झूठ नहीं बोल रहे थे, आज भी झूठ नहीं बोल रहे, तब भी वो लड़के, उनको सज़ा दिला के ही वो जेल में गए। तो उनको लड़ने की पूरी क्षमता है। मैं समझता हूँ नवाब मलिक साहब एक योद्धा है, और वो शरद पवार साहब के साथ ही रहेंगे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। चलिए, तो क्या तस्वीर होगी आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी की? आपको क्या लगता है कि किस तरह और किस तरफ जाएगी ये राष्ट्रवादी? देखिए, अभी निचली सतह पे जो राष्ट्रवादी का जो आम कार्यकर्ता है, मेरी 10-20 लोगों से बातचीत होती है कि पावर तो अजीत दादा पवार के साथ में है। अब वो सिद्धांत और असूलों की जब बात होती है तो वो शरद पवार जी के साथ में है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आज की राजनीति ये कहती है कि लोग ताकत के साथ रहना चाहते हैं, उसूलों पे लोग नहीं टिकते। जब परिवार ही नहीं टिकता तो आम जनता कहाँ से टिकेगी? अगर मान लेते हैं, अगर वो चले जाते हैं, तो क्या तस्वीर होगी? नहीं, चले जाते हैं तो जो लोग गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ सकते हैं आप कि 98-96 में जब पवार साहब के 54 एमएलएस थे, सब छोड़ के चले गए थे, 5 रह गए थे। तब दोबारा इलेक्शन हुआ, 67 जीत के आए। तो जो आएगा वो रहेगा, जो चला जाएगा वो चला जाएगा। वो माहौल कुछ और था, आज का माहौल कुछ और है। आज जिस तरह से शिवसेना पार्टी को एकदम बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है, उसी तरह से राष्ट्रवादी का हाल है। अगर नवाब मलिक चले जाते तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे कार्यकर्ता, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिस तरह से पूरी मुंबई में खुशी मनाई गई थी, हमने देख लिया कि उनके कितने चाहने वाले लोग थे। अगर वो सारे के सारे लोग जब पलट जाएंगे तो शायद पवार साहब के पास कुछ नहीं बचेगा। यही कहने पे, यही चीज़ें जो आज आप कह रहे हैं, यही अजीत दादा पे कही जाती थी। लेकिन हम अभी आज भी अजीत दादा पवार पावरफुल है बनिस्बत शरद पवार के। देखिए, नहीं, आप ये नहीं कह सकते। अजीत दादा सरकार में,
जनता के बीच कौन पावरफुल है ये 2024 में तय हो जाएगा। सर, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। देखिए, आप सरकार में रहना, सरकार अभी आप एक सर्वे देखा आपने, सर्वे हुआ 5% वोटिंग महाराष्ट्र में उनको मिल रही थी, 15% वोटिंग पवार साहब के फेवर में दिखाई जा रही थी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, नासिक में वो गए, भीड़ में गए, अभी सोलापुर में उनका दौरा है पवार साहब का, तो जनता का विश्वास पवार साहब के साथ है। अजीत दादा ने पवार साहब को नहीं बनाया, पवार साहब ने अजीत दादा जैसे और भी लोगों को बनाए, जयंत पाटिल, जगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, इन सबको पवार साहब ने बनाया। बात होती यही है कि उस्ताद उस्ताद होता है, चेला चेला होता है, चेला आगे भी निकल जाता है, तो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ राजनीति का मुद्दा है। तो आगामी चुनाव सामने है बीएमसी को लेकर, तो क्या इस बीएमसी में महाविकास आघाड़ी होगी या तन्हा तन्हा सिंगल लड़ना होगा, और भी 3 तरफा लड़ना होगा? एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस की जेरोक्स कॉपी होगी, एक तरफ शिवसेना की जेरोक्स कॉपी होगी, और एक तरफ बीजेपी होगी। देखिए, ये इंडिया बनने के बाद राहुल गांधी की एक शख्सियत बनकर उभरी है। आज मतलब उनके जो फॉलोवर्स हैं वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, उनको पसंद करने वाले लोग। हर आदमी ये सोचता है कि किसी मजबूत हाथों को पकड़कर हम साथ चल सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी के साथ भी एक लोगों की हमदर्दी है, और इनके साथ शरद पवार जी के साथ में भी है, और राहुल गांधी तो आज इस तरह से बीजेपी घेर रही है, हर खेमे में जाकर हर एक को तोड़ना शुरू कर चुकी है, हर एक को कमज़ोर करना चाह रही है, क्योंकि 2024 में जो गेम खेलने वाले हैं शायद वो यही उसकी शुरुआत है कि हर खेमे से जो योद्धा है, जो सिपाही है, जो लोग हैं, उनको तोड़ कर निकाला जाए ताकि वो कमज़ोर हो जाए। वो खेमा ही कमज़ोर रहे तो वो आगे आएगा कैसे? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि मैदान में आके लड़ने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है, चुनाव में आके लड़ने की हिम्मत नहीं। उनको पार्टी तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका काम आसान है। पैसे, जैसे राहुल गांधी ने कहा अदानी उनके पास है, वो पैसे के पावर से किसी को खरीद के करना, 50 खो के एकदम होके, आपने सुना ही होगा, तो वो राजनीति करना। मैदान में आके लड़ना 2024 में तय हो जाएगा। पिछली बार भी 2019 में यही कह रहा था, लोग कह रहे थे राष्ट्रवादी खत्म हो गई है, 6 सीट नहीं आएगी, लेकिन 54 MLA पवार साहब ने जीता के लाया। उदयन राजे भोसले 17 से सांसद थे, बीजेपी ने उनको तोड़ के ले गया। बायपोल इलेक्शन हुए, 3 लाख वोटों से वो हारे, 4 बार के विनिंग कैंडिडेट थे। तो पवार साहब का अस्तित्व है। महाराष्ट्र शरद पवार साहब को हटाना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि तस्वीर राजनीति की किस तरह बदल रही है, और इसी बदलती तस्वीर में राष्ट्रवादी अपने आप को कहाँ देखती है? राष्ट्रवादी एक महाविकास आघाड़ी का एक पार्टी, जो महाविकास आघाड़ी गरीब है, वो एक पहिया है, और पवार साहब एक सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के, और इंडिया जो बना है ऑल इंडिया लेवल पे, उस अलायंस के भी एक सीनियर मोस्ट लीडर है, जिसको सबसे ज़्यादा अनुभव है। और आपने सुना ही होगा चाणक्य कौन है, चाणक्य नहीं है, वो आने वाले दौर में पता चल जाएगा। राष्ट्रवादी पूरी ताकत से बम्बई में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो अलायंस हो या अलायंस ना हो। हमारी तैयारी शुरू है, हम शुरू से लेके आज तक राष्ट्रवादी में थे, और आखिरी तक पवार साहब का साथ देने का काम हम लोग करेंगे। नवाब मलिक बाहर आने के बाद उनका क्या रोल होगा? नवाब मलिक को देखिए, उनके सामने 2 चीज़ें हैं। उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा वो बीजेपी में, मतलब बीजेपी को हिमायत कर रहा है, तो यकीनन मुमकिन है आज के जो हालात से अगर वो लड़ के हार चुके हैं तो वो दादा के साथ जाएंगे। अगर उनमें कोई हौसला और हिम्मत बची है तो वो पवार जी के साथ भी रह सकते हैं। अगर पवार जी के पास रहे तो वापस अगर बेल कैंसिल हो गई या फिर से कोई केस हुआ? वही तो कह रहा हूँ कि अगर उनके हौसले में दम होगा तो वो उससे भी नहीं डरेंगे कि हम ठीक है 2 महीने बाद फिर जेल जाना पड़े तो जाएंगे, वो सत्य की आवाज़ बन के रहेंगे। लेकिन मुमकिन है, इंसान बहुत कमज़ोर होता है, और वो कहीं ना कहीं इस बात को देखेंगे। उनका परिवार है, वो सारे लोग हैं, उन्होंने 1.5 साल का दिन किस तरीके से बिताया है वो यकीनन उनका परिवार ही महसूस कर सकता है। हम तो अखबारों में और दूर से उनको देखते रहे, और जो दर्द है जो उस परिवार ने सहा है, आज तक किसी मतलब एनसीपी के लीडरों ने, हो सकता है बहुत सी उनकी वो मामलात में दखलंदाजी की होगी, लेकिन मुझको ऐसा लगा नहीं। बहैसियत एक माइनॉरिटी के लीडर होने के नाते उनकी कोई मदद नहीं की गई। बार बार चाहे वो कांग्रेस पक्ष से बात की जाए, चाहे राष्ट्रवादी से, चाहे शिवसेना से, हर कोई अपना पल्ला मजबूत ही दिखाता है। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जब वोटिंग होगी तो किसके पाले में कितनी सीट आती है, वहीं से तय होगा। महाराष्ट्र की किस्मत तय होगी, और फिर देखेगी जनता कि राज किसका होता है और सरकार किसकी बनती है।